हाय गाइस, वेलकम टू दी वीडियो। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में इस ग्राफ को देखो जो कि इंडियन करेंसी के डिप्रिशिएशन को दिखाता है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। 2017-18 में जो 64 के अराउंड था और वो बढ़ बढ़ के अब के टाइम में 86 रुपीज को भी क्रॉस कर चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी गिर रही है। एसबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रुपी का जो कलैप्स है ये और ज्यादा तेज देखने को मिल सकता है 8 से 9% के बेसिस पे, और बहुत जल्दी डॉलर का रेट 90 रुपीज हो सकता है, ये हमें देखने को मिलेगा, ऐसा आरबीआई कहता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू कोलैप्स होते हुए नजर आ रही है डॉलर के मुकाबले, और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को देखेंगे इस एक वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि एज एन इंडियन सिटीजन अगर आप आईएनआर में कमाते हैं, यानी अपनी ही इंडियन करेंसी में कमाते हैं और इंडियन करेंसी में ही खर्च करते हैं, तब तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट, डॉलर के भाव बढ़ने से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एनआरआई है जिसने 3 साल पहले डॉलर के रुपीस के हिसाब से उसने सेविंग्स की थी लगभग 3-4 लाख डॉलर्स की, यानी कि 75 रुपीज के हिसाब से ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ के अराउंड उसने आईएनआर में उसके पास पैसे थे। अब ऐसे में हुआ क्या कि उसने 3 साल तक अपने उन पैसों को कुछ भी नहीं किया और उतने का उतना ही रखा, उसने उस सेविंग को कुछ यूज नहीं किया। लेकिन बढ़ते हुए डॉलर के ऐसे रेट की वजह से और इंडियन रुपी के कोलैप्स की वजह से 3 ही साल के अंदर जब डॉलर का रेट 75 से 85 आ चुका है, उसकी सेविंग्स अभी भी 2.5 लाख है, लेकिन आईएनआर में उसके पास है 3 करोड़ रुपए के अराउंड, जिसकी वजह से अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है इंडिया में, लाइक 2 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो लाइक अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसको 20-30 लाख रुपए ज्यादा देने में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम होगी हम इंडियंस को, जो कि अगर आप देखो कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी के बेस पे को देखें तो इस एनआरआई ने उतने महंगे में 20-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके भी खरीद लिया, जो कि उसकी सेविंग्स फिक्स थी, उसने कुछ भी ज्यादा नहीं डाला, तो उसने बेस लेवल इंक्रीज कर दिया उस प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हम इंडियन सिटीजन्स को होगी जो आईएनआर में कमाते हैं। केवल इतनी ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यूटेंसिल, जो कि हम बहुत ज्यादा मेजरली अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। और पता हो तो इंपोर्ट के लिए भी जो करेंसी है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड वो डॉलर है, और अगर डॉलर का रेट बढ़ जाएगा यानी हम सब के लिए चीजें भी महंगी होने वाली हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन दोनों ही हाइक करेंगी। और इसका साफ बाय साफ आपको देखा गया है, आपने इतने सारे डेटा पॉइंट्स में मैंने देखा है, इतनी सारी एनालिसिस की है, तो मेरे को पता चला है कि जब भी ऐसी हाइक्स होती हैं या डॉलर का रेट बढ़ता है, इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से डायरेक्टली लाइफ से इंपैक्ट होती है मिडिल क्लास लोगों की। इससे पहले हम रीजंस के बारे में बात करें, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये कितने पे फिक्स्ड होता है और इसे डिटरमाइन कैसे करता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई ट्रेडर है जो इंडिया से ट्रेड करता है इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस का, वो इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस को चाइना से मंगाता है क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस बहुत सस्ते में मिलते हैं। उसने चाइना से इंपोर्ट किया बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस को और अब वो उन्हें पेमेंट करना है चाइनीज को, तो वो आईएनआर में तो पेमेंट नहीं करेगा, राइट, वो पे करेगा एक ऐसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी को जिसे कहते हैं डॉलर। इसीलिए यहाँ पर रोल आता है डॉलर का, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। और जब ये इंडिया का वह ट्रेडर जिसे डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए, वो एक बैंक के पास जाएगा और उस बैंक के पास वो अपनी इंडियन रुपी लेके जाएगा और उस रुपी के बदले जो भी उस ड्यूरेशन में एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, वो जो बैंक है, वो इंडिया का ट्रेडर उस बैंक को उस पेमेंट के ऊपर से और ज्यादा पैसा देगा कन्वर्ट करा के वापस से अपनी पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब लेट्स सपोज ये जो ट्रेडर है, ऐसे उसने इंडिया के कई सारे ट्रेडर्स के साथ ऐसी डीलिंग कर रखी है और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सारे लोग जो भी अपनी रुपी है अगेंस्ट डॉलर ले लेते हैं और फिर उसको एक्सचेंज करा के डॉलर में पे करते हैं और उससे ट्रेड करते हैं। अब ऐसे होगा क्या कि इससे रुपी की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके अगेंस्ट में जो डॉलर की सप्लाई है, अवेलेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबको डॉलर चाहिए, लेकिन लोग लेके क्या आ रहे हैं, रुपी। रुपी सब पे है, लोग रुपी लाके दे रहे हैं, डॉलर लेके जा रहे हैं, यानी कि डॉलर की डिमांड ज्यादा है, रुपी की कम है, इसलिए डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे हो जाता है। इसी चीज की वजह से जो डॉलर का रेट है वो बढ़ जाता है और जो रुपी का रेट है वो डिप्रिशिएट कर जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यही रीजन है जिसकी वजह से जो डॉलर की वैल्यू है वो पर ईयर अप्रिशिएट कर रही है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त हाईएस्ट एवर पे है।
यानी कि जो नंबर्स बोले जा रहे हैं वो $37 बिलियन के आसपास के आ रहे हैं। यानी कि अगर इंडिया जो है अगर बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है चीजों को $100 बिलियन की, तो उसको जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो $137 बिलियन की अराउंड आएगी। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। यानी कि होना ये चाहिए कि हमारे देश में इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि पर ईयर 27% से इंपोर्ट बढ़ रहा है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट अपने 25 मंथ लो पे चल रहा है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस सिनेरियो का इस तरीके से प्ले आउट होने के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है, वो है हमारी फील्ड में इंडियन इनिशिएटिव। अब देखो कुछ वक्त पहले अगर आपको याद होगा तो इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसे कहते हैं मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हम हर चीज को, मोस्ट ऑफ द 95-98% चीजों को हम खुद प्रोड्यूस करेंगे और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। इससे होता ये कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी कम हो जाता और हम एक ट्रेड सरप्लस कंट्री बन जाते हैं। लेकिन इस इनिशिएटिव में भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत सारे फंड्स को एलोकेट किया था कि इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाया जा सके। लेकिन ग्राउंड लेवल तक जब तक ये एक एक स्टेप बाय स्टेप नीचे फंड्स आते, फंड्स बचे ही नहीं थे। इसमें क्लियरली हमारे देश के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं और करप्शन है किस लेवल तक का है वो सामने आता है। क्योंकि जो टॉप से अगर आपको 20,000 करोड़ का भी अगर आपको एक इनिशिएटिव दिया गया तो वो नीचे ग्राउंड लेवल के वर्कर तक आते आते, छोटी मोटी स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल कंपनीज तक आते आते वो मुश्किल से 10 से 20 करोड़ का रह जाता है। इतना सारा गैप, इतने सारे जो मंत्री हैं, इतने सारे जो मंत्रालय हैं, सब अपना अपना हिस्सा निकाल के आते आते ग्राउंड लेवल तक कुछ पहुंचता ही नहीं है कि किसी इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाया जा सके। ये सारे लोग मिलके इन इनिशिएटिव्स को कभी सक्सेसफुल होने ही नहीं देते और ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा फेलियर है। और यही एक मेजर रीजन है कि क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है हमारा इंडिया एज कंपेयर टू डॉलर वैल्यू। सेकंड पे जो मेजर रीजन आता है वो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को चुभे, और वो है फ्रीबीज। अब देखो फ्रीबीज अगर आपको नहीं पता तो मैं वो बता दूं, वो लोग जिनको सरकार फ्री में पैसे देती है हर साल। देखो आपको हो सकता है सुन के कड़वा लगे, लेकिन मैं एग्जांपल ले लेता हूं दिल्ली का। दिल्ली में सरकार ने ऐलान किया है कि वो पर ईयर औरतों को 25,000 रुपए देगा। अब आप खुद सोच के देखो, दिल्ली में ऑलमोस्ट फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 80 लाख के अराउंड है, और 80 लाख के हिसाब से अगर आप टोटल देखो 25,000 पर ईयर से मल्टीप्लाई करो तो वो बन जाता है 20,000 करोड़ के अराउंड। और टोटल जो दिल्ली में जो एलोकेटेड बजट है दिल्ली का वो 72,000 करोड़ है पर ईयर का। तो इस हिसाब से जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन को हम फ्री रुपीस दे रहे हैं वो 20,000 करोड़ है, और जो बाकी अदर फ्रीबीज है यानी कि बाकी जिन तरीकों से फ्री में पैसा मिलता है वो मिला के 11,000 करोड़ पर ईयर का है। एक बार इस चीज को सोचो कि आप स्टेट के 72,000 करोड़ के बजट से 31,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 43% यानी ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड अगर आप फ्री में बांट दोगे तो डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा बच रहा है। और अब जो मैं आपको बात बोलूंगा वो जान के आपको और ज्यादा हैरानी होने वाली है। और जो बचे हुए पैसे हैं उसमें से 2500 करोड़ केवल वाटर स्कैरसिटी के लिए है, केवल 400 करोड़ हेल्थ केयर के लिए है, और स्टार्टअप्स पे और बर्डिंग कंपनीज हैं उनके लिए केवल 40 करोड़ ही है रिजर्व्ड। अब आप खुद सोच के देखिए, जिस कंट्री में 50% पैसा अगर फ्रीबीज को दिया जा रहा है और केवल 40 करोड़ रुपए यानी कि 1% भी नहीं है वो उसका, उसे बर्डिंग कंपनीज और बिजनेसेस को दिया जा रहा है, तो क्या वो कंट्री कभी आगे बढ़ पाएगी? अगर हम अपने बजट का जो कि बचे हुआ 50% है 30,000 करोड़, अगर हम उसका भी 10% या 50% कंपनीज और स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप को देते तो हमारा देश बढ़ता, या हम लोगों को फ्री में पैसा देते रहें तो हमारा देश बढ़ेगा? इसीलिए फ्रीबीज भी एक रीजन है जिसके वजह से हमारी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। और एक और काफी ज्यादा बड़ा रीजन है वो ये है कि FIIs और FDIs की पर्टिकुलरली सेलिंग हमारे देश के स्टॉक मार्केट से। अब देखो FDI क्या होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हैं और 8 से 9% ईयरली या फिर 6 से 7% ईयरली बनाते हैं और फिर उतने रिटर्न्स को लेते हैं। और दूसरे होते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनका मेन गोल होता है शॉर्ट टर्म के लिए वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जब उनके रेट्स मिल जाते हैं तो वो वापस से एग्जिट कर देते हैं।
अब देखो FDI और FII के आने से ये सवाल आता है कि इससे हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू कैसे बढ़ रही है एज कम्पेयर टू डॉलर। तो देखो वो फॉरेन से अपने डॉलर्स में पैसा लाते हैं और बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। कुछ कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स तो 1-1 लाख करोड़ के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं डॉलर वैल्यू में। तो इससे क्या होता है कि डॉलर का जो सप्लाई है इंडिया के अंदर वो बढ़ जाता है और जो हमारी रुपी की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है और रिफाइन होती है। तो जैसा कि देखा कि इन लोगों का स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट की वैल्यूएशन वगैरह पे डिपेंड होता है। तो अगर हम ये सारे फैक्टर्स को इग्नोर भी कर दें, FDI का जो टोटल ग्राफ है इन्वेस्टमेंट का, अगर FDI के मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को देखें इंडिया में तो वो काफ़ी लेवल से डिक्रीज हो चुका है। और आज के टाइम में अगर आप ये कहते हो कि इंडिया एक 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी FDI के इनफ्लो में हम 16th पे अभी लाई करते हैं। और अगर आप इसके पीछे का रीजन जानना चाहोगे तो वो रीजन ये है कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसीज हैं और जो लॉज हैं वो काफी ज्यादा हार्श हैं फॉर अ इन्वेस्टर, जिसकी वजह से जो FDIs हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। और लो इनफ्लो ऑफ FDIs का एक सेकंड बड़ा रीजन ये भी है कि जिन कंपनीज में FDIs इन्वेस्ट करती हैं, अगर वो कंपनीज अच्छा रिजल्ट जनरेट करेंगी तो उन्हें भी प्रॉफिट होगा, GDP भी ग्रो होगी, जैसे इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ये कंपनीज ही अगर रिटर्न्स नहीं बना पा रही तो FDI अपने पैसे पे रिटर्न्स कैसे बनाएगा। ये भी एक मेजर रीजन है कि FDI क्यों पैसा नहीं लगा रहे। उनका तो हर तरफ लॉस ही लॉस है, क्योंकि अगर वो इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडियन रुपी की वैल्यू वैसे भी डिप्रिशिएट हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई $100 बिलियन लगा रहा है इंडिया के अंदर और वापस अपने देश उस पैसों को लेके जा रहा होता है, तो जब वो एक्सचेंज देगा तो वो और कम ही हो गया है उसके लिए। आपको बता दूं कि पहले इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट आते थे और साथ में ये होता था कि वो अपने साथ डॉलर करेंसी लेके आते थे, उसको वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में स्पेंड करते थे। लेकिन जैसा कि हमें पता है अभी गोवा का सिनेरियो अभी हमें पता चला था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट कम हो चुके हैं और जैसा लोकल्स का कहना है जैसे टैक्सी माफिया वगैरह है, जिसकी वजह से जो टूरिज्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है वहाँ पे। और एक और मेजर डिप्रिसिएशन का रीज़न ये है कि बहुत सारे टूरिस्ट का ये कहना है कि वीज़ा ऑन अराइवल और जो बाकी वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ईज ऑन एक्सेस है, लेकिन जब वो इंडिया आते हैं तो वीज़ा का प्रोसेस और ये सारा जो है बहुत सारा लंबा प्रोसेस खिंचता है, जिसकी वजह से उनका आने का मन भी नहीं करता। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो एक फॉरेनर ने कहा था वो ये था कि जो भी पैसा वो गोवा में आके स्पेंड कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, उतने में तो वियतनाम, बाली जैसे बाकी देशों में वो पूरे हफ्ते की ट्रिप प्लान कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो एक और रीज़न है जिसकी वजह से वो इंडिया में आना अवॉइड कर रहे हैं। देखो इन शॉर्ट जिसका भी पैसा है वो काफ़ी मेहनत करके अपना पैसा कमाता है, तो वो एक तो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करके एक तो अप्रिशिएशन से उसे मार पड़ रही है और दूसरा इन्फ्लेशन से मार पड़ रही है। तो जिसकी वजह से कोई क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहेगा हमारी इंडिया के अंदर, और यही रीज़न है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है और इंडियन वैल्यू गिर रही है। तो कैसे लगे आपको ये सारी डेटा पॉइंट्स कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। टिल देन थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।